छोटी बच्चियों का ये खून पीते थे, मार के इनको खाते थे। जेफरी एफस्टीन इतना बड़ा नाम बन चुका था कि मोदी जी को भी सबसे पहले वहां ले जाया जाता था। जब ये पहले 13 महीने के लिए पकड़ा गया था, डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो उस समय भी था। क्या डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो भारत के वो आध्यात्मिक धर्म गुरु उस इंसान के लिए यज्ञ कर रहे थे जो इस चीज में इन्वॉल्व है? आज डोनाल्ड ट्रंप को गाली दो आप, अच्छी बात है। उस इंसान को गाली कौन देगा जो कह रहा था अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप मेरा दोस्त। अब की बार ट्रंप सरकार। एक एडवाइजर बनके भी इतना पैसा कमा लेना, 8,000 करोड़ डॉलर का एक आयरलैंड खरीद लेना, प्राइवेट जेट खरीद लेना। इतने बड़े लोगों को ये सब कुछ पता था, क्यों किसी ने इस चीजों को एक्सपोज क्यों नहीं किया? आपको लगता है उन्होंने सुसाइड किया, एक्सीडेंट हुआ या कुछ और? इतनी हाई सिक्योरिटी जेल, उस समय कैमरे खराब हो जाते हैं, सारे गार्ड सो जाते हैं। हमारे पीएम का नाम भी लोग बोल रहे हैं कि आ रहा है। एफस्टीन फाइल जिस दिन पूरी तरह आपके सामने आ गई, पूरी दुनिया का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जो स्ट्रक्चर है ना, पूरी तरह ढह जाएगा। आज का एपिसोड नॉर्मल नहीं है। एक ऐसा नाम जो सिर्फ क्रिमिनल स्टोरी नहीं बल्कि पावर, पैसा, सिस्टम पर सबसे अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा करता है। जेफरी एप्स्टीन, एक नॉर्मल टीचर कैसे प्राइवेट जेट, बिलियनियर्स, प्रेसिडेंट्स और सीक्रेट आइलैंड तक पहुंच गया? सालों तक कंप्लेंट आती रही लेकिन कैसे अरेस्ट नहीं हुआ? और जब पकड़ा गया तो सिर्फ ओनली 13 महीने की जेल हुई, और जब फाइनली ट्रायल स्टार्ट होने वाला था तो उसकी मौत जेल के अंदर हो गई। एक्सीडेंट, सुसाइड या फिर कुछ और? क्या पावरफुल लोग सिर्फ जरिया थे या सच कुछ ज्यादा ही गहरा है? क्या एप्स्टीन फाइल रियल है या दुनिया आधी सच्चाई देख रही है? आज हम कॉन्स्पिरेसी नहीं, सवालों को डिकोड करेंगे, और शायद इस एपिसोड के एंड तक आपका सिस्टम पर भरोसा पहले जैसा ना रहे। हमने किसी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर या टीवी पैनल एक्सपर्ट को नहीं बुलाया। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान है जो किसी भी कंट्रोवर्शियल या कॉम्प्लेक्स केस को खुद समझते हैं, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, एनालाइज करके इसको डिकोड करते हैं। हमारे साथ है राजेश क्रांति जी। स्वागत है आपका वाईटी महेंद्र पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं अभी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हम काफी दिनों से रिसर्च कर रहे थे जी कि हमें जेफरी एप्स्टीन पे बात करनी है, जो अभी फाइल वायरल हो रही है। तो हम गेस्ट ढूंढ रहे थे कि इस पे खुलकर कौन हमें बता सकता है, ऑडियंस को कौन समझा सकता है कि इसमें क्या चीजें रियल है, क्या चीजें फेक है। तो आज हम उन पे डिटेल में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा, जैसे ऑडियंस को आप बताएं कि अपने बारे में आप कैसे ये चीजें बताने वाले, क्या प्रूफ रहेंगे, किस फैक्ट पे आप बात करेंगे, ताकि ऑडियंस को ट्रस्ट है बने इस चीज। भाई ऐसे तो नहीं कि बैठ के ऐसे ही बातें करने लग गए। किस बेस पे आप बात करेंगे ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो और थोड़ा जेन्युइन लगे? देखो सर, दुनिया में और हमारे देश में जब भी कोई घटना होती है ना, तो ये आप भी जानते हो कि उसमें कुछ सच्चाई होती है और ज़्यादातर फेक होता है। किसी भी चीज़ को जब तक मिर्च मसाला लगा के बढ़ा चढ़ा के हमारे सामने पेश ना किया जाए ना, तब तक हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। और उस चीज़ में इंटरेस्ट देने के लिए मिर्च मसाला लगाने वाले लोग बैठे हैं। जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल आज वायरल हो रही है, ये रियल है, वो सच है कि ऐसा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो वीडियोस हमारे सामने वायरल हो रहे हैं, जो मेल्स का नाम लिया जा रहा है, वो कितने सच हैं और वो कितने झूठ हैं? आए दिन बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। हाँ, हमें अगर बात करनी है तो उस पे करनी है। ये सच है, जेफरी एप्स्टीन नाम का एक शख्स हुआ, एक मामूली सा इंसान जो एक मैथ्स का टीचर था, ठीक है। उसके बाद अचानक वो इतना बड़ा बिलियनियर बन जाता है कि वो 8,000 करोड़ डॉलर का एक आयरलैंड खरीद लेता है। इस आयरलैंड खरीदने से, और जब वो स्कूल टीचर था, आप इतना डिटेल में बताएंगे, उससे पहले मेरा अपना सवाल रख देता हूँ। मेरा सवाल यही है पहला, कि जेफरी एप्स्टीन कौन था? और जो अभी न्यूज हमने देखी उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि वो एक मैथ का टीचर था, जहां से उसको निकाल दिया गया, फिर वो एक एडवाइजर बना,
और ये कैसे फिर वो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया, फिर वो एक इतने बड़े क्रिमिनल होके भी ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाई? क्यों एक्चुअली किसी ने शुरू से क्रिमिनल नहीं था। पहले तो एक टीचर था, टीचर के बाद फिर वो एक एडवाइजर बन गया। जैसे हमारे यहाँ वो बिहार के हैं ना, जिन्होंने भी एक पार्टी भी खड़ी करी थी अपनी, वो भी एडवाइजर थे काफ़ी पार्टियों के। उन्होंने नीतीश कुमार के भी रहे हैं, और फिर बाद में क्या नाम था उनका, अभी अभी जो इलेक्शन भी लड़े थे बिहार में, हाँ, प्रशांत किशोर जी। ठीक है, इस तरीके से ये एडवाइजर बना था। एडवाइजर क्या होता है कि एडवाइजर में पैसा काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि एडवाइज़र एक तरीके से एक माइंड को डाइवर्ट करने वाले और माइंड को आपके को कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं, वही एडवाइज़र बन सकता है। ठीक है, तो जब आप किसी के माइंड को कंट्रोल कर लेते हो, जब आप उसके एडवाइज़र बन जाते हो, तो आप उससे कुछ भी करा सकते हो। ठीक है, लेकिन एक एडवाइज़र बन के भी इतना पैसा कमा लेना, 8,000 करोड़ डॉलर का एक आयरलैंड खरीद लेना, अपना एक प्राइवेट जेट खरीद लेना, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी बात है। एडवाइजर बहुत सारे हैं, आज भी हैं। क्या वो लोग दुनिया भर के एडवाइजर हैं जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों को एडवाइस देते हैं, उनको इलेक्शन का कैंपेन करते हैं, उनको समझाते हैं आपको क्या करना है क्या? यहाँ तक कि बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं, उनके भाषण भी वो लोग लिख कर देते हैं, भाषण भी लिखवाए जाते हैं। आप जानते हो ये लोग अपने आप नहीं बोल सकते, इनके पास इतना दिमाग नहीं होता। ठीक है ना, तो वो लोग भी बहुत पैसा लेते हैं। उनके भाषण से लोगों के दिमाग पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितना कंट्रोवर्शियल भाषण है, कितनी तालियां बज रही हैं, कितना हूटिंग हो रही है, उसके आधार पे उनका पैसा तय होता है। जैसे फिल्मों में लेखक जो थे, कभी सलीम जावेद की जोड़ी सुपर रहती थी, जो सबसे ज्यादा पैसा लेते थे, तो वो वाली बात है। हाँ, सिंगर के पीछे लिखारी होते हैं, पॉलिटिक्स के पीछे भी लिखारी होते हैं। हाँ, ठीक है ना। तो ऐसी जेफरी एफिस्टिन इसी तरीके का एक एडवाइजर बना था। धीरे धीरे वो काफ़ी बिलियनियर्स को एडवाइस देता था, बिजनेस की टिप्स भी देता था, राजनीतिक टिप्स भी देता था। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि बिलियनियर्स से, राजनीतिक लोगों से उसके कॉन्टैक्ट जुड़ जाना। ठीक है, कॉन्टैक्ट जुड़ गए, अच्छी बात है। आयरलैंड खरीद लिया, स्पेशल प्राइवेट शिप खरीद लिया। अब जेफरी एफिस्टिन खुद इस चीज़ का एडिक्ट था कि उसे छोटी बच्चियों के साथ उनको सेक्सुअल हरेस करना या उनके साथ ये सब कुछ करना, ये कहना बड़ा मुश्किल है। या जो लोग उसके साथ जुड़े थे वो लोग इसके एडिक्ट थे, जिन्होंने उसको इस काम के लिए उस आयरलैंड को यूज करने का आइडिया दिया। ठीक है ना, ये अभी एक मामला बड़ा संवेदनशील है। लेकिन अगर जेफरी एफिस्टिन इस चीज का एडिक्ट था, तो वो ऑलरेडी पहले से एक एडवाइजर था, और जो भी लोग उसके पास आते थे उनका माइंड उसके कंट्रोल में था। ठीक है, तो उन सब लोगों को इस चीज के लिए तैयार कराना, जो एक्टिविटीज वहां हुई हैं, बड़ा आसान था, बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके माइंड कंट्रोल कर चुका था। फिर उन लोगों के लिए वो सेक्सुअली बच्चों को देना और ये सब करवाना, जो भी बातें आ रही हैं कि वो मार के उनका मांस भी खाते थे, इसमें मुझे अभी तक ऐसा कुछ सच दिखता नहीं है। क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, मैं मानता हूँ इंसान कितना भी राक्षस हो जाए, लेकिन वो आदमी का मांस खाने के लिए शायद पूरी तरह तैयार नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता। नहीं, लेकिन जो अभी सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है कि अगर छोटी बच्चियों का ये खून पीते थे, पता वो सच्चाई है, मार के इनको खाते थे, उसको साइंटिफिक भी प्रूफ किया गया है। होता क्या है, हमें जब डराया जाता है ना, बहुत ज्यादा किसी चीज से हमें डराया जाता है, तो उस समय हमारी बॉडी अपने आप में एक हार्मोन्स डेवलप करती है, जो हमारे उस डर को कम करने की कोशिश करती है, हमारे माइंड को उस डर से बचाती है, उस डर से रोकती है। ठीक है ना, तो उस समय जो हार्मोन्स वो डेवलप होता है ना, वो उस हार्मोन्स के लिए उनका ब्लड पिया करते थे, और उनसे उनकी उम्र बढ़ती है या वो जवान रहते हैं। हाँ, जिससे कि वो उन लोगों को बताया गया कि आप जवान रहोगे, आपका माइंड बहुत अच्छा बिल्डअप होगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। तो ये तो सच हो सकता है। बाकी ह्यूमन का मांस खा ले, ये अभी मेरी समझ से थोड़ा सा परे है। इस चीज़ को मैं नहीं मानता, और मैंने कई सारे वीडियो देखे हैं, मैंने उन पर रिसर्च भी किया, मुझे लगते भी नहीं कि वो ओरिजिनल है। वो एआई जनरेटेड वीडियो ज्यादा लगते हैं। आपने जो जितनी भी रिसर्च की, उनके आधार पर ये बोल सकते हैं कि पूरी प्री प्लानिंग थी। हाँ, कैसे फंसाना है, किनको फंसाना है, और बाद में कैसे इनको एक्सपोज करना है या ब्लैकमेल करना है। बिल्कुल। देखो, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो और आप उसके सारे एविडेंस और प्रूफ रख रहे हो शुरू से, तो इसका मतलब ये पहले से प्री प्लान्ड है।
किसी भी चीज के एविडेंस या प्रूफ रखने के दो रीजन होते हैं। या तो अपने आप को बचाना कि भविष्य में कभी मैं पकड़ा जाऊं तो मैं इन बड़े लोगों का भी नाम ले दूं, ये अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे तो मैं ऑटोमेटिक बच जाऊंगा, ठीक है ना। या भविष्य में मुझे इन बड़े लोगों को फंसाना है और मुझे इनसे अपना कोई मोटिव, कोई बहुत बड़ा मकसद हल करवाना है जो ये इजीली नहीं करेंगे। तो ये दो ही कारण होते हैं, किसी चीज का एविडेंस रखना और ऐसी चीजों के एविडेंस रखना जो कि मालूम है ये मेरे लिए भी घातक हो सकते हैं और मैं ही उन चीजों के एविडेंस रख रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मुझे उम्मीद थी कि मैं ये सारी चीजें मेरी वायरल मैं नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं समय समय पे इन लोगों का यूज करता रहूंगा। जैसे भी आपने बताया कि इन्होंने अपना प्राइवेट आइलैंड खरीदा और वहां पे ये सालों तक ये एक्टिविटी होती रही, ना तो किसी गवर्नमेंट के बंदे ने एक्शन लिया, ना किसी पुलिस वाले ने एक्शन लिया, किसी को कानो खबर तक नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है? देखो, इसके बारे में मेरे एक सबसे बड़ी बात जो है ना, जब आप कोई बिलियनियर बन जाते हैं और बिलियनियर होने के साथ साथ आपके साथ बहुत बड़े बड़े पावरफुल चेहरे जुड़ जाते हैं ना, सिस्टम, कानून, न्याय व्यवस्था सब आंखें बंद कर लेती है और अगर वो आंखें खोलना भी चाहे ना तो उन्हें खोलने नहीं दी जाती हैं। जेफरी एफस्टीन एक इतना बड़ा नाम बन चुका था कि सरकार से कोई काम करवाने के लिए भी किसी भी विदेश का, जब किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष जा रहा है, और इसका एक एग्जाम्पल है कि मोदी जी को भी सबसे पहले वहां ले जाया जाता था, पहले उससे मिलवाया जाता था, बाद में फिर अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए कि भाई आपको क्या काम है। यानी कि वो एक तरीके से एक बीच में मीडिएटर बन चुका था। तो इतना बड़ा अगर आदमी बन जाता है ना, तो फिर उसकी किसी एक्टिविटीज को पहली बात तो देखा ही नहीं जाता, और अगर देख भी लिया जाता है तो आंखें बंद कर ली जाती हैं, ठीक है। ऐसा ही एक कांड हमारे यहाँ भी हुआ था, जबकि उसमें तो कोई बहुत बड़ा बिलियनियर या कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, लेकिन वो एक्टिविटीज भी उस बंगलों में कम से कम 4-5 साल तक चलती रही। उसके बारे में कई लोग शिकायत भी करते रहे, लेकिन हमारा जो सिस्टम है ना, हमारा जो कानून है, वो बहुत देर से जागता है। और वो कांड आपको, शायद आपने नाम सुन रखा हो, भारत का वो सबसे बड़ा कांड था निठारी कांड। कहाँ पे? नोएडा में। नोएडा में एक गांव है निठारी, जहां एक बहुत बड़ा बंगला हुआ करता था। उसका मालिक था मनिंदर सिंह पंडेर और उसमें एक नौकर रहा करता था सुरेंद्र कोहली। सेम इसी से मिलती जुलती जो कहानी है ना, अगर आप इसे एफस्टीन फाइल कहते हैं तो उसे मनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली फाइल भी कह सकते हो। लेकिन वहां भी हमारा कानून कम से कम 4 साल बाद जागा, 4 या 5 साल बाद जागा था, जबकि वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके पीछे तो बहुत बड़े चेहरे थे, बहुत बड़े नाम थे, तो खुलने का सवाल ही नहीं है। वो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि वो एक लड़की है जो खुद रोड पर आई थी और उसने चीख चीख कर कहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तब भी मीडिया ने उस चीज को ज्यादा, या प्रशासन ने या शासन ने, क्योंकि जल्दी से हम लोग इन चीजों पर फोकस करते नहीं है ना, और जब बड़ा नाम हमारे सामने आ जाता है, कोई बहुत बड़ा चेहरा, तब तो बिल्कुल ही नहीं करते। हाँ, ऐसा लगता है भाई उनको डिफेम करने के लिए किसी ने करवा दिया होगा, क्योंकि सबको अपनी नौकरी प्यारी है। और मैं आज भी ये बात कह रहा हूं कि जो लोग जेफरी एफस्टीन को लेकर गालियां दे रहे हैं या उसको कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा हुआ है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा किया है, घृणा की नजरों से देख रहे हैं, अगर ऐसे किसी बंदे को आज जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, अगर उन्हीं की कंपनी के किसी बड़े बंदे का फोन आ जाए कि आप क्या करते हो, बोले साहब मैं IITian हूँ, इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, कहाँ कर रहे हो, बोले फलानी फलानी कंपनी में, क्या सैलरी है, बोले साहब 6.5 लाख रुपए का पैकेज है, आप हमारे पास आ जाओ, आपको 10 लाख रुपए का पैकेज है, वो तुरंत भूल जाएगा कि ये बंदा छोटी बच्चियों के साथ ये कर रहा है। तो हमारे यहाँ हर चीज को पैसे से तोला जाता है। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा रीजन है, इसलिए ऐसी चीजें जल्दी से आती नहीं है। हाँ, कुछ बहुत अच्छे जागरूक समाज के, क्योंकि कहते हैं ना परमात्मा ने दोनों तरीके के लोगों को बनाया, अगर बुरे लोगों को बनाया तो अच्छे लोगों को भी बना रखा है। ऐसे लोग जल्दी से जागते नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है बुरों की दुनिया, यानी कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम है। अब जैसे ही एप्स्टीन फाइल ओपन हुई तो इसमें दुनिया के बहुत बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, कोई किसी कंट्री का प्रेसिडेंट है, कोई बिलियनियर है, बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, कोई सामाजिक है, हाँ। कोई अर्थशास्त्री है। इतने बड़े लोगों को ये सब कुछ पता था, क्यों किसी ने इस चीजों को एक्सपोज क्यों नहीं किया? या तो ब्लैकमेलिंग का डर या इंटरेस्ट और एंजॉय, 2 कारण।
इंटरेस्ट और इंजॉय, अगर ये था तो भी इस चीज को रोकने का या एक्सपोज करने का सवाल पैदा नहीं होता। अगर आपका किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और आप उस चीज को इंजॉय कर रहे हो, भले ही इनलीगल है, इनलीगल नहीं, बहुत बड़ा इनलीगल है, आप उसे एक्सपोज क्यों करोगे? आप उसके बारे में लोगों के सामने क्यों लाओगे? और अगर उसके जरिए आपको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था, पहले आपको किसी तरीके से ऐसे फंसाया गया और उसके बाद ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, तो आपको अपने सामाजिक स्टेटस का डर, ठीक है, एक अकेला बंदा चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, और अगर वो इस चीज को एक्सपोज करना चाह रहा है और उसके पीछे 9-10 पावरफुल लोग और हैं जो एक्सपोज करना नहीं चाह रहे, तो वहां वो हार जाएगा ना, क्योंकि वो 9 पावरफुल लोग उसको उल्टा कर देंगे मामले को पूरा। और ऐसा होता है, अक्सर आपने देखा है कि एक ईमानदार आदमी किसी चीज को जब सामने लाता है ना, एग्जाम्पल के लिए अभी तिब्बत का ही एक बहुत बड़े इंसान भूख हड़ताल पे धरने पे बैठे हैं और उनको उठा के जेल में डाल दिया है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता के। हो गया ना उल्टा? ऐसा होता है फिर आपके साथ। तो या तो सारे के सारे लोग इस चीज के लिए तैयार हों कि हमें इसको एक्सपोज करना है, एक या 2 लोग इसको एक्सपोज कर नहीं सकते। लेकिन इसमें एक बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर का एक ट्वीट आया था जो ट्रम्प को ट्वीट किया था कि ये फाइल इसलिए ओपन नहीं हो रही क्योंकि इसमें ट्रम्प का नाम था। तो ट्रम्प तो हाँ, मैं उसका एग्जाम आपको जवाब दे दूं। उसके बाद में ये ट्वीट किया था मतलब एलोन मस्क ने, और उसका नाम खुद इस एप्स्टीन फाइल में था, मैं बताता और उस बंदे ने एक्सपोज करने की कोशिश जब ये पहले 13 महीने के लिए पकड़ा गया था, डोनाल्ड ट्रम्प का नाम तो उस समय भी था, और उसके बाद भी अमेरिका की जनता ने उसको राष्ट्रपति बनाया। अमेरिका की जनता ने बनाया जो बनाया क्योंकि भारत के लोग पश्चिमी लोगों को बहुत ज्यादा अपने से नीचा मानते हैं आध्यात्म के रूप में, वैसे नहीं, आध्यात्मिक रूप में। क्या डोनाल्ड ट्रम्प जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो भारत के बड़े बड़े साधु महात्मा संत हवन और यज्ञ नहीं कर रहे थे? तो जब हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को स्वघोषित इतने एडवांस बताते हैं, तो हमारे यहां के वो आध्यात्मिक धर्म गुरु उस इंसान के लिए यज्ञ कर रहे थे जो इस चीज में इन्वॉल्व है। तो हम उन्हें दोस्त तो बाद में दें, पहले तो हमें अपने आध्यात्म के ऊपर, अपने आत्मा के ऊपर चिंतन करने की बहुत जरूरत है। भारत के लोगों को, जिन्हें हम धर्मगुरु मान रहे हैं, उनकी धार्मिकता, उनका आध्यात्म, उनका चिंतन कितना अच्छा है। सबसे पहले तो देश की जनता को यह सोचना चाहिए किसके लिए क्या कर रहे हैं, किसके लिए क्या कर रहे थे। आज डोनाल्ड ट्रंप को गाली दो आप, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें गाली कौन देगा? उस इंसान को गाली कौन देगा जो कह रहा था आपकी बार ट्रंप सरकार, ट्रंप मेरा दोस्त? उसे तो आप भगवान मान रहे हो। वो तो खुद कह चुका कि मैं बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ, यानी मैं प्रकट हुआ हूं। इसका मतलब शुद्ध भाषा में यह है, वो इनडायरेक्ट, कि मैं प्रकट हुआ हूं, मैं प्रकाट्य हूं, मैं ईश्वर हूं। उसे गाली कौन देगा? और ऐसा तो नहीं था कि यह बात पहले डोनाल्ड ट्रंप का नाम 13 महीने वाली उस वाली फाइल में नहीं आया था, नहीं, बिल्कुल आया था। फिर ये हर बार होता है कि जिस इंसान को ज्यादा पूजा जाता है या भगवान मान लिया जाता है, लास्ट में यही होता है एंड पे। वो हमारी गलती है। हम जब किसी इंसान को इस हद तक ऊपर पहुंचा देते हैं ना, तो उसे अपने किसी भी काम में कमियां नजर नहीं आती, उसे अपना हर काम अच्छा लगने लगता है। और ये मानव की प्रवृत्ति है। जब आप किसी को उसके मैं में, उसके अहंकार में भयंकर तरीके से डुबो दोगे ना, ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जिनको जनता ने मैं और अहंकार में आकंठ डुबो दिया, लेकिन फिर भी वो गलत काम नहीं करे, क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से बहुत स्ट्रांग थे। ठीक है, नहीं तो 90% लोग फिर गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। गलत रास्ते पे चलना लाजमी है, क्योंकि जब आप किसी को भगवान बना दोगे, जबरदस्ती आप किसी को भगवान बना रहे हो, तो वो तो फिर मैं ही हूं सब कुछ, जो मैं आने वाले टाइम में इंडिया में भी कुछ ऐसा होने वाला है क्या? बिल्कुल।
आप क्या समझ रहे हो कि ये एफिस्टिन फाइल पहली फाइल है? इस समय भी जब हम ये ब्रॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, किसी ना किसी देश में दूसरी एफिस्टिन फाइल कहीं ना कहीं चल रही है, हो रही है। समय लगेगा, फिर सामने आएगी, फिर थोड़े दिन बाद हम भूल जाएंगे। भूलने वाली आदत तो हमारी बहुत अच्छी है, हम हर चीज को जल्दी से भूल जाते हैं क्योंकि हम अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। इन्हीं चीजों का वो लोग फायदा उठाते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी एफिस्टिन फाइल में जितने भी लोगों के नाम आ रहे हैं ना, साल 2 साल गुजर जाने दो। नहीं, अभी नाम आ गए तो भी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। साल 2 साल गुजर जाने दो। इन लोगों के लिए वापस फिर ये बिलियनियर होंगे, भगवान होंगे, उनके आइडियल होंगे, सब कुछ ऐसे ही कैसा होगा। तो हम जैसे एप्स्टीन फाइल को देखते हैं तो एप्स्टीन एक बार पहले भी पकड़ा गया था, तो उसकी रिपोर्ट किसने कराई? और रिपोर्ट होने के बाद जैसे जेल गया और 13 महीने में वापस आ गया, तो ये कैसे हो पाया? एक 14 साल की बच्ची थी, जेफरी एफिस्टिन ने एक, जैसे हमारे यहाँ आपने सुना होगा ना कि एक बच्ची को पहले वो अपने अंडर में लेते हैं, फिर उसके जरिए दूसरी बच्ची को बुलाते हैं, फिर तीसरी को बुलाते हैं, ऐसे करके। तो इस तरीके से वो एक 13-14 साल, 14-15 जो भी थी, मतलब माइनर ही थी वो, ठीक है ना। उसको बुलाया था अपने घर पे मसाज के लिए। गरीब परिवार की बच्ची थी, उसको कुछ $200-300 के लिए मसाज के लिए बुलाया था, और सबसे पहली बार उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था। उसने ये बात अपने माँ बाप को बताई थी। फिर उसके बाद ये कंप्लेंट गई थी। पहले इसको हल्के में लिया गया, लेकिन बाद में फिर इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया गया, और जेफरी एफिस्टिन के ऊपर सबसे पहली बार कोई केस दर्ज हुआ। ठीक है, 2006 की बात है शायद। उस समय वहां कोई एक अटॉर्नी जनरल थे, जब इसके ऊपर ये केस दर्ज हुआ, और ये केस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, सरक रहा था, रेंग रहा था उस समय, तो उन्हें लग रहा था कि जेफरी एफिस्टिन के ऊपर कुछ तो होगा। तो वो नाम था शायद एलेक्सा डिकोस्टा, एलेक्सा ऐसा कुछ नाम था उनका, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी का मतलब समझ रहे हैं, वकील का काफी बड़ा पद होता है। उसने इसको राय दी कि एक काम करना, कोर्ट में गिल्टी फील कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मैंने छोटी बच्चियों का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। इसने वही किया, 13 महीने की सजा हुई, बाहर आ गया। कमाल की बात यह है, पिछली बार जो ट्रम्प सरकार बनी थी ना, उसमें वही अटॉर्नी डिकोस्टा एलेक्सा जो भी था, वो मंत्री बना था, बहुत अच्छा। और हमने ये भी सुना है कि बीच बीच में जेल में जैसे रात को वहां जाते थे, दिन में वापस छुट्टी हो जाती थी। ऑफिस, हाँ, अपने ऑफिस 12 घंटे के लिए ऑफिस आने की परमिशन मिलती थी, और रात को, यानी खुली जेल थी एक तरीके से। जैसे हमारे यहाँ खुली जेल बोला जाता है ना, जब कोई मुजरिम सुधर जाता है, काफी लंबे समय तक जेल में रहने के बाद, 20 साल की किसी को सजा हुई और 15 साल तक उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहता है, तो उसको फिर खुली जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है कि आप सुबह से शाम तक काम करो, अपने परिवार से भी मिल सकते हो, शाम को 6 बजे आप जेल में आ जाओ, अपनी एंट्री करवा दो, और सुबह 6 बजे फिर काम पे निकल जाओ। तो 13 महीने के अंदर जेफरी एफिस्टिन, मतलब 13 महीने भी नहीं, वो तो 1 महीना भी शायद जेल में नहीं रहा। उसके बाद उसे ये परमिशन मिल गई थी। 1 महीने में जेल के लोगों ने, जेल के डिपार्टमेंट ने, जेल के सिस्टम ने उसकी क्या अच्छाई देख ली, जो उसको 12 घंटे के लिए ऑफिस जाने के लिए भी आज़ादी मिल जाती थी। तो ये तो सोचने वाली बात है। तो ये जब जैसे 13 महीने की जेल काट के वापस चले गए, तो जेफरी एप्स्टीन वापस कैसे पकड़ा गया? फिर वापस किसने रिपोर्ट कर दी? असल में आपने पहले एक सवाल मुझसे पूछा था कि आप इन सब चीज़ों पे रिसर्च क्यों करते हो। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। जूली नाम की अमेरिका की एक प्रेस रिपोर्टर थी। जब ये 13 महीने की जेल काट के आ गए थे वापस जेफरी एफिस्टिन, उसे कुछ लग रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। कोर्ट के द्वारा इतनी छोटी सी सजा दे देना, दिन में ऑफिस जाने की परमिशन दे देना, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, उसे कुछ शक होने लगा था। वो इस केस के पीछे पड़ गई, और धीरे धीरे वो सारा दिन जेफरी एफिस्टिन का पीछा करती थी, उसके ऑफिस जाती थी। काफी सारे एविडेंस पहले उसने कलेक्ट किए। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद फिर वो उन बच्चियों तक पहुंचने लगी धीरे धीरे करके, जो एक दूसरी चेन से जुड़ी थी जेफरी एफिस्टिन पे। वो एक बच्ची के पास पहुंची, एक
ने जब उसको सच्चाई बताई, वो उसके थ्रू दूसरे पे पहुंची, उस ऐसे करके उसने बहुत सारी बच्चियों को इकट्ठा कर लिया जो जेफरी एफस्टीन का शिकार थी। अब जरूरत थी इस केस को दोबारा से रीओपन कराने की। तो एक दिन उसने सड़क पे खड़े होकर इस चीज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दुनिया भर की मीडिया ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को काफी अच्छे रूप में लिया और उसे हाईलाइट किया। जब ये मैटर इंटरनेशनल मैटर पर लेवल पर पहुंच गया ना, तो फिर मजबूरी थी इस केस को रीओपन करने की। तब वो केस रीओपन हुआ और फिर जेफरी एफस्टीन के ऊपर जो चार्जेस लगे, जो सच्चाई सामने आई, वो बहुत भयानक थी। और उसी समय जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद एक लड़की भी सामने आई थी 13-14 साल की, उसने सड़कों पे चीख चीख कर बोला था कि एफस्टीन के आयरलैंड पर वो सब कुछ हो रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते। वहां बच्चियों का मांस खाया जा रहा है, वहां बच्चियों के साथ ये हो रहा है, वहां बच्चियों को डरा के उनका खून पिया जा। लेकिन उस समय उसको किसी ने उसको भी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। वो बाकायदा मीडिया में है और उसके बाद वो सुसाइड कर लेती है, मर जाती है। उसके बाद वहाँ का जो कानून है, सिस्टम है, वो कह देता है कि वो खुद माइंडली इतना अपसेट थी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड था या कुछ और था? कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारे जब पुलिस किसी केस को सुसाइड बता के क्लोज कर देती है ना, तो वहाँ कोई एविडेंस नहीं होते जिनके आधार पे आप रिसर्च भी कर सको और अब कुछ पता भी कर सको। जो केस सुसाइड बता के क्लोज, वहां कोई एविडेंस नहीं है। तो जिस जर्नलिस्ट ने ये केस को रीड किया, एनालाइज किया और एक्सपोज किया, उसका कुछ नहीं हो पाया? नहीं, वो एक जर्नलिस्ट है और फिर वो एक लाइमलाइट में आ गई, इंटरनेशनल मीडिया का मुद्दा बन गया, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवरेज दी। फिर ऐसे लोगों को कुछ नुकसान पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। और ऐसे लोगों को अगर आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हो तो फिर तो 100% ये हो जाता है कि ये सच है। तो यहाँ अगर हम बात करें, जेफरी एप्स्टीन ने इतने बड़े बड़े लोगों को बुला रखा था, इतना पावर था, और वो जेल चला गया, तो जेल से निकल सकता था ना, लोगों को ब्लैकमेल करके लोगों को एक्सपोज भी कर सकता था। लेकिन इतने दिनों तक किसी को भी उसने एक्सपोज नहीं किया। छुपाई क्यों रखा? दोबारा जब पकड़ा गया था ना, तब जेफरी एफस्टीन के लिए जेल से निकलना मुश्किल था, क्योंकि उसके आयरलैंड पे छापा पड़ चुका था। वहाँ से बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए जा चुके थे और वो सारे एविडेंस जो है वो उसके खिलाफ थे। तब किसी को भी उसे जेल से छुड़ाना बहुत मुश्किल था। लेकिन कुछ एविडेंस ऐसे थे जो सीक्रेट थे, जो एक ठीक ठाक एविडेंस थे, वो पुलिस ने या वहाँ के लोगों ने, जो टीम थी, पूरी जांच टीम थी, उन्होंने कलेक्ट कर लिए थे। लेकिन कुछ एविडेंस ऐसे थे जो जेफरी एफस्टीन के पास पर्सनली थे, जिन्हें वो उनका यूज करने वाला था। लेकिन वो जेल में था, तो वो किस समय कैसे यूज करता वो बाद का विषय है। लेकिन वो जो आज यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए फिर वो उसका जेल से छूटना थोड़ा मुश्किल भी था। और फिर वो जेल से छूटता तो जब, उससे पहले तो जेल में उसने सुसाइड ही कर लिया। आपको लगता है उन्होंने सुसाइड किया, एक्सीडेंट हुआ या कुछ और हुआ? भाई साहब, जिस जेल में वो बंद था अमेरिका की, ना तो वो बांग्लादेश की जेल थी, ना वो पाकिस्तान की जेल थी, ना वो भारत की जेल थी। मैं ये सारे देशों के जो नाम ले रहा हूँ वो बहुत सोच समझ कर ले रहा हूँ, क्योंकि इन देश की जेलों में कुछ भी हो सकता है। ना वो किसी छोटे मोटे अफ्रीका के घना जैसे, कंबोडिया जैसे देश की जेल थी, वो अमेरिका की जेल थी। और अमेरिका की जेल के अंदर, इतनी हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर, उस समय कैमरे खराब हो जाते हैं, गार्ड सो जाते हैं, सारे गार्ड सो जाते हैं, ठीक है ना। जेफरी एफस्टीन सुसाइड कर लेता है, या किसी को पता भी नहीं चलता, ठीक है। ये तो शायद कृष्ण का जन्म हो गया, जब कृष्ण की माता को जन्म वो बंद कर रखा था, तो सारे गार्ड सो गए थे और कृष्ण का जन्म हो गया और वासुदेव लेके यमुना पार चले गए, किसी को पता ही नहीं चला, ठीक है ना। जेल के दरवाजे ऑटोमेटिक। तो वो मेरे ख्याल से उसकी जो सुसाइड थी वो कृष्ण का जन्म था। सॉरी, अपने भगवान का नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, मुझे मतलब उसकी जगह कृष्ण का कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो तो महान इंसान थे, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया है। तो उसकी सुसाइड के समय सब कुछ बंद हो जाता है। तो ये तो एक
बहुत सोचने वाली बात है, और मुझे तो लगता भी नहीं है कि शायद उसने सुसाइड किया, वो मरा, अभी तक कुछ नहीं कह सकते इस मामले अच्छा, में। आपको ये लगता है कि अभी एप्स्टीन मरा भी नहीं है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इतनी सारी चीजें, चलो कैमरे खराब हो गए, गार्ड तो जगह होनी चाहिए थे, उनके पास तो कोई एविडेंस होना चाहिए था, नहीं सब कुछ हो गया, तो प्रूफ कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई प्रूफ नहीं है, और वो भी अमेरिका जैसे देश की जेल में। तो नाम और चेहरा चेंज करके कहीं पे और भी हो सकता है। कुछ नहीं कहा इसके बारे में, ये रिसर्च बहुत गहरी है, इन पर जल्दी से रिसर्च करना आसान नहीं है। तो आप कर रहे हैं फिर इस पे रिसर्च अभी? लगता है, कोशिश है, लेकिन शायद इन चीज़ों का पता लगना मुश्किल है। ठीक क्योंकि है। दुनिया में, मैं पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकता, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया के सामने मरे हुए हैं, एप्स्टीन भी चला गया, लेकिन वो जिंदा हैं। एप्स्टीन चला गया, हाँ। फाइल ओपन हो गई, सब कुछ एक्सपोज हो गया। तो ये मुद्दा कब उठा कि ये सारी चीजें ऑनलाइन करो, हम भी देखेंगे, ये प्रूफ हमको भी चाहिए देखना, मतलब ये सारी चीजें कैसे फिर हुई? क्योंकि आज तक मेरे हिसाब से ऐसी फाइलें ओपन नहीं हुई है पब्लिक। अमेरिका की कोर्ट ने इनको ओपन करने की परमिशन दी थी, अमेरिका की संसद ने इसको काफी समय तक रोक के रखा खुद, क्योंकि इससे पहले वाले जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उसका भी नाम है इसमें। ठीक है। और मैंने जहां तक सुना है इसमें ट्रंप का भी ये वादा किया था कि मुझे राष्ट्रपति बना दो, मैं ये फाइल ओपन करा दूंगा। हाँ, वो तो होता है, वो तो आपने कई बार सुना होगा, हमारे देश में भी कई राज्य ऐसे हैं जहां एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार ये मुख्यमंत्री बनेगा, एक बार ये मुख्यमंत्री बनेगा, और जब पहले वाला मुख्यमंत्री जो हारा हुआ होता है, जब दोबारा इलेक्शन होते हैं तो कहते हैं मुझे इस बार मुख्यमंत्री बना दो, इन सारे केसों में इनको जेल भेजूंगा इसको, और बनने के बाद आज तक किसी ने नहीं भेजा, बस मुझे इतना टाइम दे दो। ठीक है। तो वो टाइम आता नहीं है कभी। हाँ, तो वो तो सब बोलते हैं, उन्हें मालूम है, हम भी इन्वॉल्व हैं। अब वो बोला इसलिए जाता है क्योंकि जितने भी मेरे विरोधी हैं जिन्हें मुझे खत्म करना है, मैं उनके लिए इस फाइल का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि उनके चक्कर में खुद भी फंस जाते हैं, तो वही इनके साथ हुआ कि खुद भी फंस गए। अभी जो सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है वो ये चल रहा है कि एप्स्टीन फाइल अभी कंप्लीटली ओपन हुई ही नहीं है। हाँ, नहीं हुई, सही बात है। कुछ ऐसे चीजें ही ओपन हुई है अभी जो तो बहुत सारे नाम हैं। मैं कह रहा हूं ना कि एप्स्टीन फाइल जिस दिन पूरी तरह आपके सामने आ गई, और जिस दिन अमेरिका का सिस्टम या दुनिया का कानून व्यवस्था इस फाइल की तह तक चली गई, पूरी दुनिया का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जो स्ट्रक्चर है ना, वो बुरी तरह ढह जाएगा। कैसे? बुरी तरह ढह जाएगा, बस इशारा समझ जाओ। जिन लोगों को आपने अपना सब कुछ मान रखा है, उनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं आपके सामने बहुत बड़ी खड़ी दिखाई जा रही हैं, वो पूरी की पूरी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक प्रतिष्ठा जिन लोगों की बहुत ज्यादा है, आपको लगता है यार ऐसा बनना है हमें, तो वो पूरा की पूरा ढांचा ढह जाएगा। उनके नाम भी है। और चौथा है धार्मिक, इसमें धार्मिक ढांचा भी ढह जाएगा बहुत बुरी तरह। आ रहे हैं बहुत सारे नाम सामने आने की, मतलब चल हो रहे हैं अभी। ये कारण है, इसलिए शायद मुझे नहीं लगता कि कोई इसकी तह तक जाएगा। हाँ, धीरे धीरे नाम आते रहेंगे, थोड़े थोड़े करके आते रहेंगे, पुराने लोगों को लोग भूलते रहेंगे, नए लोगों के नाम आते रहेंगे, सोशल मीडिया, गूगल ट्रेंड करता रहेगा, सर्चिंग ट्रेंड होती रहेगी, बस ये चलता रहेगा और कुछ नहीं है। मेरा एक पर्सनल सवाल ये है, एप्स्टीन फाइल ओपन हुई, वहां के राष्ट्रपति को पता था इसमें अपना नाम आ रहा है, कैसे ओपन होने दी? और अगर ओपन हुई भी है तो मुझे नहीं लगता कि वो कैसे हुई है, क्या किया है उन्होंने। वोटिंग हुई थी ना वहाँ की संसद में, तो जहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है उसके सांसदों ने भी उस फाइल के ओपन होने के पक्ष में वोटिंग करी थी। अब ये सोचने वाली बात है, ये मुझे भी आज भी ये चीज़ खटकती है, और मैं इस पे भी काफ़ी बहुत गहराई से रिसर्च कर रहा हूँ,
कि डोनाल्ड ट्रंप की ही पार्टी के लोगों ने भी इसके लिए वोटिंग कैसे करी है। ठीक है, ये सोचने वाली बात है। जबकि उन्हें मालूम था कि हमारी पार्टी का मुखिया भी इसमें इन्वॉल्व है। हो सकता है या तो उनकी अंतरात्मा जागी हुई हो, दो कारण हो सकते हैं, कि वाकई में उन लोगों को लग रहा हो कि कुछ गलत हुआ है, या इसके पीछे उनके भी कुछ मकसद हों। ठीक है, क्योंकि मुझे अंतरात्मा जाग जाने वाला जो बात है ना, वो कम एक्सेप्ट होती है। बाकी अपने मकसद के लिए, अपना कुछ बहुत बड़ा मकसद हल करने के लिए ये सब हुआ हो सकता है। तो आपको लगता है एप्स्टीन के पीछे भी कोई और है? बिल्कुल है, 100% है। ये सवाल जो आपने उठाया है वो बहुत अच्छा है। चलो इसकी थोड़ी डिटेल में बात लास्ट में करेंगे। क्योंकि एक टीचर से और इतना बड़ा बिलियनियर बन जाना, और बिलियनियर से इतने बड़े बड़े लोगों तक रिलेशन बन जाना, ये अकेले जेफरी एफिस्टीन का काम नहीं है। कोई तो है जिसने इसको अपना एजेंट बनाया है। वो बहुत बड़ी कोई पावरफुल शक्ति है, क्योंकि उनके भी बहुत सारे मकसद हैं। वो पूरी दुनिया में बहुत कुछ करना चाहते हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले समझ जाएंगे जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। जो लोग जानते हैं उनके, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, वो लोग बुरे भी नहीं है। मैंने जहां तक उनके बारे में स्टडी करी है और बहुत रिसर्च की है, बुरे भी नहीं है। लेकिन जब किसी के हाथ में पावर आ जाती है ना, और बहुत बड़ी पावर आ जाती है, तो कुछ बुराइयां भी होती हैं, हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। उनका मकसद बहुत अच्छा है वैसे, ठीक है, लेकिन किसी मकसद को हल करने के लिए अपने हाथ में पूरी पावर लेनी पड़ती है ना जब, तो उसके लिए हमें बहुत सारे गलत काम भी करने पड़ते हैं। तो वो गलत काम भी करते हैं। बाकी मैं ये जानता हूं कि वो प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। वो इस दुनिया को बहुत सुंदर चाहते हैं। वो कहते हैं प्रकृति को परमात्मा ने जैसा बनाया था ये वैसी होनी चाहिए। क्या वो अमेरिका के राष्ट्रपति से भी इतने बड़े हैं? सबसे बड़े हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाने वाले हैं वो अकेले। क्या बात है। हमने भी कहीं थोड़ी अफवाहें सुनी है। असल में ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला है, इस पे अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। हाँ। लेकिन ये सच है। लेकिन वो सोशल मीडिया पे वो नाम आ प्रूफ चुका है। इसलिए नहीं आते क्योंकि वो लोग आने, वो चाहते भी नहीं है, और वो लाइमलाइट में आना भी नहीं चाहते। मैं इसके लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे सकता हूं कि आज पूरी दुनिया में राजनीति का पतन क्यों हो रहा है। इस बात पे उस एग्जांपल से आप समझ जाना। आज चाणक्य जो है ना, वो चंद्रगुप्त बनना चाह रहा है। वो खुद ही चाणक्य बनना चाह रहा है, खुद ही चंद्रगुप्त बनना चाह रहा है। असल में चाणक्य और चंद्रगुप्त का जो रोल जो अलग अलग था ना, वो खत्म हो गया। चाणक्य को चाणक्य का ही रोल निभाना चाहिए और चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त का ही। समझ रहे हो इशारा मेरी तरफ? यानी कि जो गुरु था, जिसे इस चीज को अपना एक राजा बिठाना था और उसे एक बहुत अच्छा शासन दिलवाना था, वो गुरु कर सकता है। वो गुरु आज खुद चंद्रगुप्त बनना चाह रहा है। वो चाणक्य बनना ही नहीं चाह रहा, वो लाइमलाइट, पीछे रहना ही नहीं चाह रहा। वो तो लाइमलाइट में आना चाह रहा है कि मैं ही सब कुछ हूं, बस मैं, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब वो एक है ना, मैं ही हूं। वो लोग जो है ना, वो लाइमलाइट में नहीं आते, वो पीछे ही रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है। क्या आप वो लोग समझ पा रहे हैं? वो जो शब्द है ना, पति पत्नी और वो जो तीसरा शब्द है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो उसके हाथ में बहुत पावर बात नहीं कर सकते उनके बारे में अभी? नाम लेना बेकार है मेरी निगाह में। वो गलत नहीं है। गलत नहीं है, नहीं। और उनका जहां तक मैंने उनके बारे में रिसर्च की है, और मैं उन्हें बहुत अच्छा मानता हूं इस मामले में, कि जिस तरीके की वो दुनिया चाहते हैं, जिस तरीके की वो समाज चाहते हैं, जिस तरीके का वो लोग चाहते हैं ना, जहां तक, अब वो मुझे नहीं पता, जो मैंने स्टडी करी है, फैमिली है, ग्रुप है, क्या है, संस्था है, क्या कुछ है? नहीं कह सकते उसके बारे में, कौन है। बस वो लोग, उसे फैमिली भी कह सकते हो, उसे एक बहुत बड़ा ग्रुप भी कह सकते हो, उसे एक बहुत बड़ा विचार भी कह सकते हो, उसे एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी भी कह सकते हो, उसे एक प्रकृति प्रेमी भी कह सकते हो, बहुत कुछ कह सकते हो उन्हें आप। मेरे हिसाब से काफी लोग समझ गए होंगे अब तो। कई लोगों की निगाह में वो विलेन है, मेरी निगाह में भी थे। जब मैंने और ज्यादा रिसर्च की,
तब मुझे पता चला कि बिलियन तो नहीं है। आज भी सोशल मीडिया पे कुछ आपने देखा होगा, ठीक है, कोई कह देगा कि वो तो एआई से बना के कोई भी डाल रहा है, ठीक है, आप भी डाल सकते हो, मैं भी डाल। आपने देखा है जानवरों के बहुत सारी वीडियो वायरल हो रहे हैं, बड़े अच्छे है ना, बड़े प्यारे प्यारे, जिनको लेके लग रहा है कि यार जानवर इंसानों से भी ज्यादा समझदार है। वो ऐसे ही नहीं हो रहे हैं, वो प्रकृति प्रेमी भी है। जैसे अभी सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट्स के नाम आ रहे हैं एप्सिन फाइल में, तो अगर हम यही बात करें, ईरान, पुतिन, नॉर्थ कोरिया, चाइना के प्रेसिडेंट्स के नाम क्यों नहीं आ रहे? अगर आ सकते हैं, नहीं आने वाले, मतलब आपको क्या लगता है? बहुत पहले की बात है, किम जोंग उन को लेकर, जो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है, किसी ने बोला था कि यार देखो कितना तानाशाह है वो, कैसे कैसे जुर्म करता है अपने देश के लोगों के ऊपर। क्योंकि एक समय चला था आज से 3-4 साल पहले, पूरा की पूरा मीडिया दिन रात किम जोंग उन की माला गा रहा था, आपको याद होगा शायद, सारी मीडिया, पूरी दुनिया भर की। शुरुआत में हमें भी लगा, क्योंकि एक बार जब सुनते हैं तो कोई चीज सच ही लगती है शुरुआत में, फिर धीरे धीरे दिमाग में वो चीज़ें घूमती हैं, फिर दिमाग उन चीज़ों की रिसर्च करता है, फिर उस पर और धीरे धीरे रिसर्च की जाती है, फिर कुछ इतिहास, पुराने इतिहास की कुछ चीज़ें खंगाली जाती हैं, फिर देखा जाता है किस किस को। जब ये सारा सब कुछ देखा ना मैंने, तो फिर करीब 6 महीने बाद मैं लोगों से कहने लगा था, किम जोंग उन तानाशाह नहीं है। क्या है? वो सच्चा देशभक्त है, अपने देश के प्रति पूरी तरह समर्पित है, और जो देश के प्रति समर्पित होगा वो तानाशाह कहलाएगा। ठीक है। ये जो लोग हैं ना, जिन जिन देशों के आपने नाम लिए हैं, आप एक चीज देखो कि इन लोगों के आने से पहले इनके देश की क्या कंडीशन थी, और इनके आने के बाद उनके देश कहाँ हैं। वहां कोई हवाई बातें नहीं हो रही कि हम विश्व गुरु बन गए, हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, हम शेयर मार्केट के दम पे, निफ्टी के दम पे, सेंसेक्स के दम पे, और बैंक निफ्टी के दम पे, और मिड निफ्टी के दम पे हम ये दुनिया को नहीं बता रहे कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए, जो कभी भी धराशायी हो सकती है और हो रही है। ठीक है ना। वो लोग नहीं है, इनके देश में वाकई में रियल में धरातल पे डेवलप हुआ है, और इतना जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ये तानाशाह है, तानाशाह तो सिर्फ तानाशाही ही करता है। वो तो लोगों पे जुर्म और अत्याचार ही करता है, वो तो अपने लोगों को जानवरों की तरह ही समझता है, वो देश का विकास नहीं करता। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है कि ये इंडिया के स्कूल है और ये किम जोंग उन तानाशाह के नॉर्थ कोरिया का स्कूल है। देखा है आपने वो स्कूल? 5 स्टार होटल जैसा है। वो तानाशाह है। चीन कहां था शी जिनपिंग के आने से पहले? देखो जरा उठा के। और आज चीन कहां है? ईरान कहां था? वर्तमान में जो वहां के वो एक बुजुर्ग से जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, मसूद, काफी लंबा नाम है उनका, अपने वैसे हैं इंडिया के, अलीगढ़ के हैं वो, ठीक है ना। आज ईरान कहां है? अमेरिका को भी 100 बार सोचना पड़ रहा है उससे युद्ध लड़ने के लिए, बार बार धमकी देता है और पीछे हट जाता है। इंडिया कहां है? इंडिया वहां है जहां होना चाहिए। क्यों? मैं जब छोटा था, पढ़ता था, क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, उसके बाद तो सिलेबस काफ़ी चेंज हो जाता है। झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, ठीक है, छत्रपति शिवाजी, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आया करते थे कि ऐसे ऐसे योद्धा हमारे देश में हुए। ठीक है। फिर जब थोड़े बड़े हुए, अचानक वो बातें दिमाग में आई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। फिर लगा कि यार इतने बड़े बड़े योद्धा, ऐसे महान महान लोग जिनकी तलवारें, जिनके भाले इतने इतने किलो के थे, जिनके शरीर पे एनी टाइम घाव रहते थे जो कभी सूखते नहीं थे,
उसके बावजूद भी इतने सारे लोग हमारे ऊपर शासन कैसे कर गए और हमें लूट लूट के ले गए थप्पड़ मार मार के। वो बड़ी छोटी छोटी से इतने इतने से टुच्ची भर, ठीक है, आज तक इस चीज का जवाब नहीं मिला था। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस चीज का बिल्कुल क्लियर जवाब मिल गया कि बहुत कम आए लूटने वाले इस हिसाब से, तो बहुत कम आए इस हिसाब से, तो और आने चाहिए थे, इससे भी ज्यादा आने चाहिए थे। और अंग्रेज बहुत जल्दी इस देश को आजाद कर गए। मेरे ख्याल से तो अभी करना ही नहीं चाहिए था। शारीरिक गुलामी से बड़ी है मानसिक गुलामी। बस आपने जो सवाल पूछा है ना कि इंडिया कहां है, मैं इसका इतना ही जवाब दूंगा। शारीरिक गुलामी से लाखों गुना ज्यादा खतरनाक है मानसिक गुलामी। शारीरिक गुलामी से तो फिर भी छूट जाएंगे। हमारा देश इस समय भयंकर मानसिक गुलामी से गुजर रहा है, भयंकर वाली। और एक ऐसे देश की परिकल्पना दिखाई जा रही है, ऐसे देश का सपना दिखाया जा रहा है जो दूर दूर तक कहीं नहीं है। कितने साल पीछे है चाइना से अभी इंडिया? रेगिस्तान में पानी वाली कहावत है कि कहते हैं जब सहारा के रेगिस्तान में कोई भटक जाता है और वो थोड़ा सा आगे देखता है तो उसको चमकती हुई रेत पानी दिखाई देती है, और वो वहां पहुंचता है तो देखता है रेत है। ऐसा ही एक सपना हमारे देश में इस समय चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप चाहो तो दे दूं, वैसे हम मुद्दे से भटक जाएंगे। एक बयान बहुत वायरल हुआ था आलू से सोना बनाने वाला, हाँ, है ना, बहुत ज्यादा, और पूरे देश की मीडिया उसके पीछे नहा धो के पड़ी थी। एक दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे बच्चे को, भले ही चाहे वो कहता हूं वो वहां सबसे ज्यादा डफर बच्चा था, वहां का सबसे ज्यादा डफर बच्चा भी ना हमारे इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से भी अच्छा होगा, ठीक है। ऐसे बच्चे को पप्पू बनाया गया था कि मैं एक ऐसी मशीन लगाऊंगा, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, इतना पैसा बनाओगे कि रख नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत दुख हुआ क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं था, और किस्मत की बात थी, मैं ज्यादातर कुछ लोगों के भाषण सुनता नहीं हूं, लेकिन अचानक एक दिन मैं बैठा था अपनी शॉप पे, मन लग नहीं रहा था, टांगों पे टांगे कुर्सी पे आलती पालती मार के मस्त मजे से बैठा था अपनी व्हील चेयर के ऊपर। अचानक मैंने यूट्यूब खोला तो एक लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था गुजरात से। गुजरात में उस समय इलेक्शन आने वाले थे, तो एक लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। वहां एक महामानव, वहां एक महा इंसान, अपने बहुत बड़े इंटेलिजेंट हैं वो अपने आलू के किसानों को कह रहे थे, क्योंकि वो आलू के किसानों को उन्हें इसलिए कहना पड़ रहा था क्योंकि मैंने जहां तक सुना है, मुझे कुछ खबर आई थी कि अंकल चिप्स का और वहां के आलू के किसानों का जो करार था वो टूट गया था उस समय, और वहां के आलू उगाने वाले किसान बड़े परेशान थे। तो वहां जाके कह रहे थे मैं अपने आलू के किसानों को एक ऐसी मशीन लगा कर दूंगा कि इधर से आलू डालोगे और उधर सोना बन के निकलेगा, इतना पैसा कमाओगे कि रख नहीं पाओगे। मुझे बड़ी जोर से हंसी आई, वाकई में यार ये इंसान टोपी पहनाने में तो मास्टर है। मैं अपने मन में ये अपनी बात कर रहा हूँ, मैं इसको किसी की पर्सनल नहीं, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। टोपी पहनाने में तो मास्टर है, मानना पड़ेगा इस इंसान को। अंधों को चश्मा बेचना और गंजों को कंघी बेचना तो कोई इस इंसान से सीखे। मैंने भी उस समय इसको गलत लिया, देखो मैं अपनी भी कह रहा हूं। बाद में यही बयान दूसरी पार्टी के किसी नेता ने कोट किया, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो इतना वायरल हुआ, ये बयान इतना वायरल हुआ, और किस्मत की बात है कि उसके बाद में उस लाइव ब्रॉडकास्ट को पूरी सोशल मीडिया पे, पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे खंगाल के थक गया, लेकिन वो आज तक नहीं मिला क्योंकि वो हटवा दिया गया। दूसरी पार्टी का। और उसके बाद वही बंदा एक दिन कहीं इलेक्शन के भाषणों में कहता है भाई मेरे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो आलू से सोना बना सके। उस समय मेरा जो पारा था ना वो 7वें आसमान पे, मतलब कहते हैं ना गुस्सा, कितनी बेशर्मी है। खुद के ही बयान को आज
दूसरे का बता के, और आज इतना मुस्कुरा के तुम उसी बात पे कह रहे हो कि मेरे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जिससे कि मैं आलू से सोना बना सकूं। ठीक है, तो ये तो हो गई एक अलग विषय, हमने समझा दिया और लोग समझ गए होंगे बयान किसका था और किसने दिया और किसके ऊपर कोट किया गया। अब मुझे एक चीज बताओ, पहला बयान देने वाला पप्पू है या उस बयान को कोट करने वाला पप्पू था? फिर मैं बताता हूं पप्पू कौन है। दोनों में से एक भी पप्पू नहीं है। कौन है पप्पू? 140 करोड़ ये मूर्ख जनता। बड़ा बुरा लगेगा इन्हें मूर्ख सुन के कि हमें मूर्ख कह रहा है। 10 रुपए किलो का आलू, एक 10 रुपए वाली अंकल चिप्स में कितना वजन होता है चिप्स का? 8 या 10 ग्राम। कितने रुपए किलो हो गई? खूब हो गई। 1000 रुपए किलो। 10 रुपए किलो का आलू 1000 रुपए किलो में बिक रहा है। मशीन के इधर से आलू जा रहा है और उधर से सोना निकल रहा है। वो तो सोना ही बोले हैं, मैं तो कह रहा हूं प्लेटिनम निकल रहा है। वो तो बिजनेस आइडिया था। ठीक है, तो पप्पू कौन है? नहीं है जो सुन रहे जो थे। पप्पू समझ रहे हैं किसी बयान के ऊपर। क्या कहा जाए? सही तो बात। इसलिए इस देश की आपने जो बात पूछी ना, मैंने इस बात पे ये एग्जांपल दिया है कि बहुत जल्दी आजाद कर गए और बहुत कम लोग आए लूटने, थप्पड़ मारने। अगर हम एप्स्टीन फाइल की बात करते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध गुरु दलाई लामा का भी नाम एप्स्टीन फाइल में आ रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? दलाई लामा जैसी शख्सियत का नाम आना, ये कुछ लोग अपनी कारगुजारियों को छुपाने के लिए उस जैसी महान शख्सियत का नाम सामने ला रहे हैं कि भाई मेरा नाम आ रहा है, उसका भी तो नाम आ रहा है ना, वो तो इतना महान इंसान है, तो जब उस महान इंसान का नाम डाला है तो वैसे मेरा भी डाला जा सकता है। वही वाली बात है कि तू चोर, बोले तू चोर, तू रात को 12 बजे मरेगा, बोले तू रात को, बचपन में लड़ते हैं ना, तो वो कहानी चल रही है यहाँ पे। एक्चुअली जहां तक मैंने रिसर्च की है, दलाई लामा को जेफरी एफिस्टिन ने बुलाया था शायद अपने आइलैंड पे, बुलाने का निमंत्रण भेजा था, लेकिन दलाई लामा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था और ना वो कभी गए। एक मेल उनको भेज दिया उनको निमंत्रण के लिए, बुलाने के लिए, और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इससे आप किसी का नाम नहीं जोड़ सकते, पहली बात। ये तो वो हो गया जो व्हाट्सएप पे 1000 लोगों को इनविटेशन भेजा था। हाँ, देखो इसको ही भेज रखा है, इसको भेज रखा है, इसको भेज रखा है। बस आज अचानक मैं रोड पे जा रहा हूं और कोई मुझे मिल जाता है या कोई गिर जाता है, मैंने अपनी बाइक रोकी, उसको उठाया, उठा के उसको कंधे पे सहारा दिया, इतनी देर में किसी ने फोटो खींच लिया और पता चला कि वो तो जेल से भागा हुआ बहुत बड़ा क्रिमिनल है। ठीक है, तो क्या मैं उसके साथ हो गया? नहीं। ठीक है ना? आपने साथ दिया। साथ दिया। ऐसे ही किसी को बुला लेना, इनविटेशन दे देना, एक उन जैसी शख्सियत के लिए उनका जो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, पहली बात। और जहां तक मेरी रिसर्च कहती है, एक अभी वीडियो भी वायरल किया है इन्होंने जिसमें एक बच्ची के हाथ को ऐसे करके यूं पकड़ के ऐसे ऐसे दबा रहे हैं, दलाई लामा बैठे हुए हैं। ठीक है ना, क्या कहा जाए उसके बारे में, कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी यह है कि कुछ धूर्त लोग अपने आप को बचाने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक तो मुझे उसमें कोई सच्चाई नहीं दिखती है, कुछ भी सच्चाई नहीं दिखती है। लेकिन मैंने एक बात भी कही है कि अगर इस चीज की तह तक जाएंगे ना, तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक चारों ढांचे ढह जाएंगे, त्राही त्राही मच जाएगी। ये हमने भी तो नोटिस। मैं दलाई लामा के नाम की तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे ऐसे धर्मगुरुओं के नाम आ सकते हैं जिनकी आप सोच भी नहीं सकते, उनकी तो मैं नहीं कह सकता। पॉलिटिक्स में हमने भी ये देखा है कि जब भी कोई स्कैंडल या कोई कांड होता है इंडिया में, तो उसको दबाने के लिए उससे बड़ा कुछ क्रिएट कर दिया जाता है, हमेशा यही होता ताकि उसकी बातें कम और उसकी बातें ज्यादा हो। है। एक क्विज चलता है
कि इस लकीर को छोटा करना है बिना मिटाए, नहीं पूरे इसके आगे एक बड़ी लकीर खींच दो, ये छोटी हो जाएगी। छोटी हो गई। सही है। अपने इस कैंडल को छोटा करना है, किसी बड़े का नाम ले दो, अपना इस कैंडल ऑटोमेटिक छोटा हो गया। एप्स्टीन फाइल में जिन जिन बच्चियों का जिक्र हुआ है या जिनके साथ ये हरेसमेंट हुआ है, सेक्सुअल सारी चीजें जो हुई है, उनको जस्टिस मिल गया या कभी मिलेगा? पूरी दुनिया के लोग इस समय उन बच्चियों को लेके बड़े सेंसिटिव हो रहे हैं और बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है मुझे, क्या वाकई में दुनिया के लोग या भारत के लोग बच्चियों को लेके इतने सेंसिटिव हैं? नारा तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत में बहुत सारी बच्चियों के बलात्कारियों को छोड़ा गया है, उन्हें मालाएं पहनाई गई हैं, उनका स्वागत सम्मान किया गया है। बच्ची बच्ची होती है, हम उसे रिलीजन से, हम उसे कास्टिज्म से जोड़ के नहीं देख सकते। और एग्जाम्पल के लिए एप्स्टीन फाइल जैसी जो घटना, ठीक है उसमें बड़े लोगों का नाम नहीं था, निठारी कांड, उसके दोनों आरोपी अभी छोड़े गए हैं। तो जो सेंसिटिविटी हम दिखा रहे हैं बच्चियों के नाम पे, क्या हम वाकई में उतने सेंसिटिव हैं बच्चियों को लेके? भारत में से अभी घर घर जाके अगर आप सर्वे करा लो, कितने करोड़ों बच्चियां और औरतें और गायें मिलेंगी, आपको पता है? क्या उनको लेके हम सेंसिटिव हैं? कहां गई वो? असल में क्या है, बड़े बड़े लोगों का नाम आ गया तो आम जनता और गरीब जनता जो है ना, उसे तो इस बात की खुशी हो रही है कि यार बड़े लोगों का नाम आ गया। और एक कहावत है ना कि हर नौकर अपने मालिक से जलता है और हर नौकर मालिक बनना चाहता है। हर नौकर अपने मालिक से चिढ़ता है, बहुत बुरी तरह चिढ़ता है, और फिर भी हर नौकर मालिक बनना चाहता है। तो जो आम जनता है ना, जो मैंगो मैन है, वो इन लोगों को आइडियल मानती भी है, लेकिन इन लोगों से चिढ़ती भी है कहीं ना कहीं, यार इन पे इतना पैसा और एक हमारी किस्मत। और जब उनका नाम आ जाता है तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। सेम वही कहानियां हो रही है कि बड़े बड़े लोगों का नाम आ गया, हम थोड़े सेंसिटिव हो गए, यार छोटी बच्चियों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जब हमारे ही देश में कितने सारे बलात्कारियों को बाकायदा छोड़ा जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, ये तो एक बात हो गई कि भाई हम इतने सेंसिटिव क्यों हो गए। ठीक है, दूसरी बात, जो भी कुछ हुआ है, हुआ तो बहुत गलत है। अभी तक जो सच्चाई सामने आ रही है उस हिसाब से तो बहुत गलत है, ठीक है, जो उनके साथ क्रूरता की गई है। और न्याय मिलने वाली बात तो यह है कि जब खुद अपराधी ही मर गया और बाकी के अपराधी जो है वो सफेद पोश हैं या बहुत बड़ी दौलत का आवरण ओढ़े हुए हैं या एक बहुत बड़े कहते हैं कि लोगों को बिजनेस प्रोवाइडर बने हुए हैं, लोगों की जीविका चलाने वाले बने हुए हैं, तो उनके लिए ये आरोप कोई मायने रखते नहीं है। धीरे धीरे सब माफ हो जाएंगे, जनता भूल जाएगी, मामला शांत हो जाएगा। बाकी बच्चियों को तो न्याय मेरे हिसाब से तो अभी तक मिला नहीं है और ना आगे कोई मिलने की उम्मीद है। सर अभी की बात करें तो सोशल मीडिया पे एप्स्टीन फाइल को लेके बहुत सारे लोगों के नाम रोज नए लोगों के नाम आ रहे हैं, रोज नई नई मेलें वायरल हो रही है। तो ये इनमें से कितना % सही है, कितना % झूठ है? ये सब कुछ रियल चल रहा है या ये भी कोई साजिश है? जहां तक मेरी रिसर्च कहती है ना, इसमें अभी तक जो आया है सामने, आगे जो आएगा अभी उसका नहीं पता। अभी तक जो सामने आया है उसमें करीब करीब 30 से 40% सच है, 60 से 70% झूठ है। बात रही मेल की, कि जो मेल आ रहे हैं और उनके रिप्लाई भी दिखाए जा रहे हैं कि उसने मेल किया, फिर उस बंदे ने रिप्लाई किया। आज जो एडवांस AI है ना,
जिन लोगों के पास, वो उससे सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, कुछ लोगों का दावा ये भी है कि जस्टिस की जो वेबसाइट है वहां जाके देख लो, मेल पड़ा है। पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारी पीडीएफ है वहां पे। मेल है। और मेल के बारे में हमें ये बताया जाता है कि ईमेल आईडी कोई हैक नहीं कर सकता। ईमेल आईडी 100% सेफ है। ठीक है, हमें उन्हीं चीजों के बारे बताया किसने ये बात आई कहां से, जहां से मिला है? और कौन इस बात की गारंटी ले रहा है? कौन इस बात की गारंटी ले रहा है? कोई दुनिया में है ऐसा जो सामने आके कहे मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि मेल हैक नहीं हो सकते या मेल जनरेट नहीं किए जा सकते? हमें बताया जाता है, अच्छी बात है, हम लोग समझ लेते हैं कि हाँ यार ये तो ओरिजिनल है, होने को पॉसिबल सब कुछ भी हो सकता है। कुछ है, ठीक है ना। तो रियलिटी ये है कि सच तो है, ये तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, लेकिन अभी सच से ज्यादा हमारे सामने झूठ परोसा जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हमें सच जो है वो अच्छा नहीं लगता, हमें झूठ ही ज्यादा अच्छा लगता है। और इस झूठ परोसने के चलते दुनिया भर में नेट में जो हाइक्स आया है, डाउनलोड कर रहे हैं, खोल रहे हैं, देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, गूगल पे जो एकदम से गूगल ट्रेंड कर रहा है, एफिस्टिन फाइल, आपके लिए वो एक नॉलेज है, एक गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो मनोरंजन है, बड़े बड़े लोगों को टारगेट करने का माध्यम है, लेकिन किसी के लिए जो बहुत बड़ी मात्रा में पैसा कमाने का जरिया है। वो लगातार पैसा कमा रहा है, कुछ वायरल होगी, कुछ लीक, हर सेकंड खरबों डॉलर कमा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे सच आएगा सामने, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात रही कि बहुत सारे लोगों के धीरे धीरे नाम आ रहे हैं। सच है, कुछ मौके का फायदा उठाया जा रहा है। मेरी और आपकी लड़ाई है, आप मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है, मैं आपके ऊपर कभी डायरेक्ट अटैक कर ही नहीं सकता, मार ही नहीं सकता। किस्मत की बात ये कि अचानक एक दिन मैं सड़क पे जा रहा हूं और आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया है या आपसे ऐसी कोई गलती हो गई हो, बहुत सारी भीड़ आपके पकड़ के आपको खड़ी हुई है और दे दनादन चल रही है। तो मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है ना आपके लिए, एग्जाम्पल है जी, इसे अपने पे में मत लेना, मैं उस दिन फटाफट भीड़ का फायदा उठा लूंगा, मैं भी लगा दूंगा 3-4। ठीक है, सही है। तो ये चल रहा है अभी, और भीड़ में पता भी नहीं चलता। हाँ, इस समय आप किसी का भी नाम ले लो, ट्रेंडिंग है, लोग विश्वास करेंगे, मानेंगे ही नहीं कि झूठ है, सिंपैथी मिल जाएगी और उस बंदे की कैरियर खत्म हो जाएगा। ऐसे हमारे देश में 2 बहुत बड़े लोगों का कैरियर खत्म किया गया जो प्राइम मिनिस्टर पद के पूरे दावेदार थे, लेकिन ईमानदार थे, सच्चे थे, बहुत अच्छे थे और देशभक्त थे। उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं देना था। किन की बात कर रहे हैं आप? बाबू जगजीवन राम और बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। दोनों के ऊपर एक लेडीज के द्वारा हरिशमेंट का केस लगवाया गया, दोनों का राजनीतिक कैरियर चौपट कर दिया गया और बाद में उस लेडीज ने विड्रॉल कर लिया केस। समझ गए? तो वो कहते हैं ना कि किसी ने कहा था, एक वो है कि मुझे बदनाम करने का बहुत शौक है आपको, मैं बदनाम भी हो जाऊंगा, पहले जरा मेरा नाम तो होने दो। जब आपका नाम होगा तो आपके साथ बदनामी तो साथ आएगी, और ऐसे लोगों को बदनाम करने का मौका ढूंढा ही जाता है। नाम आ रहे हैं, बहुत सारे नाम आ रहे हैं जो बेसिर पैर के हैं। मेरे ख्याल से तो उन नामों का वहां तक कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि जिस बंदे का आप नाम ले रहे हो ना, उस बंदे तक ऐसे लोगों की तो पहुंच ही नहीं है जिन लोगों के आप नाम ले रहे हो। ये बंदे तो वहां पहुंच ही नहीं सकते। हाँ,
ये लोग वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। कहाँ पीएम हो रहा है, कहाँ छोटे छोटे लोगों के नाम भी अटैच कर दिए जा रहे हैं। ये लोग वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। सही बात। तो ये तो एक जबरदस्ती का वो चल रहा है, ट्रेंड है, ट्रेंड में सब फायदा उठाते हैं मौके का। एक बार बयान दे दो, एक ट्विटर पे पोस्ट ट्वीट कर दो, बस हो गया, काम खत्म। उसके बाद फिर उसकी बातें होने लग जाती है, उसने controversy ट्वीट कर होने दिया, उसने लगेगी, ट्वीट कर बस, दिया। बस बस बस। राजेश जी, आपने थोड़ी देर पहले बताया कि पहले लोग शारीरिक गुलाम थे और अभी मानसिक गुलाम है। अगर आपको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? सर ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये बड़ा हास्यास्पद है, ठीक है ना। हजारों साल पुराने सड़े गले और बदबूदार सिस्टम को, सड़ा गला तो एक अलग चीज है, लेकिन जिसमें से भयंकर सड़ांध आ रही है, बदबू आ रही है, इस सिस्टम को आप एक दिन में नहीं बदल सकते। पहली बात, एक दिन में सफाई की जा सकती है। अगर कहीं बहुत ज्यादा गंदगी है जो सड़ रही है, गल रही है, आप उसकी सफाई तो कर लोगे, लेकिन वहां की बदबू नहीं हटा सकते। हाँ, बदबू फिर भी रहेगी। और जब तक बदबू नहीं हटेगी, वहां फिर दोबारा गंदगी आने लगेगी, वहां फिर सड़न होने लगेगी, वहां फिर बैक्टीरिया आने लगेंगे, फिर वहां पे फिर परेशानी होने लगेगी। तो एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनके इन सारी चीजों को सही कर देना, ये कोई एक बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा जादू नहीं है, ठीक है। शारीरिक गुलामी से आप किसी को बहुत जल्दी आजाद करा सकते हो, और वो आजाद होना भी चाहता है, बहुत खुश होगा। लेकिन मानसिक गुलाम को आजाद करना ना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जिस मानसिक गुलामी में जी रहा है ना, वो उसे अपनी दुनिया समझ लेता है। वो सोचता है इसके बाहर दुनिया है ही नहीं, यही है दुनिया, यही सच है। और उस इंसान को मानसिक गुलामी से बाहर लाने के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं, और उन एफर्ट के लिए एक दिन तो क्या, एक महीना तो क्या, एक साल भी कम है, ठीक है। आप फोर्सफुली किसी को मानसिक गुलामी से बाहर नहीं निकाल सकते कि मारपीट के जबरदस्ती आप उसे बाहर निकाल लो। ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, मतलब निकाला जाता, असंभव नाम का जो शब्द है ना, वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। देश के लिए क्या करते अगर एक दिन के लिए पीएम होते? एक दिन के लिए पीएम होके हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। एक दिन में तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इसे एक महीना या एक साल से जोड़ो तो मैं बता सकता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। नहीं, आपको एक ही दिन मिलेगा, एक दिन में क्या कर सकते हैं आप? एक दिन में क्या कर सकता हूं ताकि देश में कुछ बदलाव आ सके। अगर मुझे सिर्फ एक दिन का 24 घंटे का फुल पावर से मौका दिया जाए, तो सबसे पहले मैं अपने देश की जुडिशरी में बहुत बड़े चेंजिंग करके जाऊंगा, बहुत बड़े परिवर्तन। क्योंकि जिस देश की न्याय व्यवस्था पूरी तरह सड़ और गल जाए, उस देश का, लोगों का, उस देश के राजनेताओं का, उस देश की कार्यपालिका का, उस देश की विधायिका का ऐसा होना लाजमी है। लाजमी है, बिल्कुल लाजमी है। क्योंकि न्यायपालिका में आपने एक चीज देखा होगा, अभी ये शब्द चेंज कर दिया, बाकी मजिस्ट्रेट को क्या बोला जाता था? माय लॉर्ड, यानी कौन? मेरे भगवान। क्या वो भगवान है? वो देश के लिए वो भगवान कहलाने, अब जो इस समय बैठे हैं, क्या वो भगवान कहलाने लायक हैं? नहीं है। न्यायपालिका अगर सुधर गई तो हम ये मान सकते हैं कि 10% हम लोग कामयाब हो गए। सिर्फ 10%, बहुत ज्यादा नहीं, 10%। आपने सही चुना है वैसे, क्योंकि यहां से अगर नेता को डर रहेगा, बिजनेसमैन को डर रहेगा, लोगों को डर रहेगा, तो अपने आप सुधर जाएंगे। 10% कामयाब हो जाएंगे, 90% फिर धीरे धीरे इंप्लीमेंट होगा। एक दिन का अगर एक दिन का प्राइम मिनिस्टर की बात चल रही है तो। फिर दूसरा, ये कोई पिक्चर नहीं है 3 घंटे की, कोई शो नहीं है। राज कपूर ने कहा था कि हाँ बाबू ये सर्कस है, शो 3 घंटे का।
पहला नन्हा बचपन है, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। वो मेरा नाम जोकर पिक्चर का गाना सुना होगा ना आपने। तो ये शो नहीं है 3 घंटे का कि अनिल कपूर एक नेता का इंटरव्यू करते हैं, वो उन्हें 1 दिन का सीएम बनने का ऑफर कर देता है और 1 दिन में ही वो तहलका मचा देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है वो सबको मालूम है एक बार तो, ठीक है। फिर बाद में वो होता है, वो एक अलग विषय है। ये एक फिल्मी दुनिया तक ही सीमित है, रियलिटी में बहुत, क्योंकि जो इस सिस्टम, मुझे आप एक चीज बताओ, जिस सुअर को सड़ी गली बदबूदार कीचड़ ही स्वर्ग लगती है, आप उस सुअर को कितना भी नहला लो, धुला लो, परफ्यूम लगा दो, उसको बाहर लाने की कोशिश कर लो, वो रह लेगा, वो वापस उसी में जाएगा और वो हमें काटने के लिए दौड़ेगा। तो जिन लोगों को इस सिस्टम में रहने की आदत पड़ गई है ना, वो इतनी जल्दी से बाहर आएंगे नहीं और ना हमें लाने देंगे अपने आप को, वो उल्टा हमारे ऊपर अटैक करेंगे। क्योंकि सिस्टम जो है ना, वो बनाया इस तरीके से गया है पूरी दुनिया का। और ये आज 60-70 साल का नहीं है। आप लोग जो आजकल चल रहा है कि 70 साल से देश आजाद हुआ है तो ये सिस्टम डेवलप हुआ है, ये सब मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। ये हजारों साल पुराना सिस्टम है। राजा महाराजाओं की अगर सच्चाई आपके सामने लाऊंगा, छत्रपति शिवाजी का इतिहास उठा के देख लो कि छत्रपति शिवाजी को छत्रपति शिवाजी क्यों बनना पड़ा, और उन्होंने सबसे पहला तलवार किसके खिलाफ उठाई थी? अपने ही लोगों के खिलाफ, महाराष्ट्र के, क्योंकि मुगलों का शासन था। और उन्होंने 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को भी, जो अपने जागीरदार जगह जगह जो ठेकेदार बिठा रखे थे ना छोटे छोटे गांव में, उन्हें खुली आजादी दे रखी थी उनका बलात्कार करने की। वो मुगल नहीं थे, वो अपने ही लोग थे, महाराष्ट्र के पेशवा थे और लोग थे, और वो इसके खिलाफ थे। तो पहले तो उन्होंने प्यार से समझाया, नहीं माने, तब उन्होंने तलवार उठाई। इसीलिए शिवाजी का सबसे ज्यादा सम्मान महिलाओं ने किया, और उनका रिकॉर्ड भी आप उठा के देखोगे, महिला सम्मान उनके राज्य में सबसे बड़ा वो था, मतलब कहना चाहिए कि एक कानून, ठीक है ना, शिवाजी का। और एकमात्र राजा ऐसे हुए हैं भारत में जिनको जनता का राजा कहा गया है। तो इन लोगों को इतनी जल्दी एक दिन में कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये लोग बहुत पुरानी सड़ी गली व्यवस्था का शिकार हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है ये। बाप अपने बेटे को देके जाता है, बेटा अपने बेटे को देके जाता है, बेटा अपने बेटे को देके जाता है। पुरानी जो अंधविश्वास हैं, जो रूढ़िवादिता जो खड़ी करी गई हैं, आज उन्हें परंपरा बना के जबरदस्ती ढोया जा रहा है, जबरदस्ती ढोया जा रहा है। और भाई साहब, उस परंपरा के बिना तो आपके यहाँ कोई प्रोग्राम ही नहीं हो सकता कि ये परंपरा तो हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, ये तो होगी, ये तो होगी, जबकि वो किसी मतलब की नहीं है, उसका कोई यूज ही नहीं है, कोई यूजफुल ही नहीं है, ठीक है। तो एक दिन के प्रधानमंत्री बनने पे इतनी पुरानी व्यवस्थाओं को चेंज करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमें एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी चेंजिंग करने की आवश्यकता है। और जो लोग कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम चेंज करने से कुछ नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ बहुत कुछ हो सकता है। इब्राहिम लिंकन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले अमेरिका के हालात देख लो, और उसके बाद के हालात देख लो, और उन्होंने क्या किया था। इब्राहिम लिंकन अमेरिका के बहुत महान राष्ट्रपति हुए। ना शक्ल थी, ना सूरत थी, ना हाइट थी, ना पर्सनैलिटी थी, लेकिन देशभक्त थे, देश प्रेमी थे। उन्हें अपने वतन से, अपने मुल्क से, कोई भी शब्द में इस्तेमाल कर लो, अपने देश से बहुत प्यार था। वो चाहते थे मेरी देश की जनता का हर नागरिक, मेरे देश का हर नागरिक राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। छोटा सा सिलेबस चेंज करवाया था कि आप जो भी करते हो देश के लिए करो। आज अमेरिका देख लो कहाँ है। अभी एप्स्टीन फाइल का जो 30 जनवरी 2026 को नया जो वर्जन लॉन्च अपडेट हुआ है, वहाँ अपलोड हुआ है, हाँ। उसमें हमारे पीएम का नाम भी लोग बोल रहे हैं कि आ रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, और अगर आप होते पीएम की जगह तो क्या रिएक्शन होते आपके? देखो, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान है। उनके खिलाफ बोलना मतलब
मतलब मानसिक गुलामों को छेड़ देना। और वो एक बहुत बड़ी जनरेशन है, बहुत बड़ी आबादी है। पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर का नाम आया, मुझे भी ताज्जुब, वैसे तो ताज्जुब भी हुआ, लेकिन एक जगह नहीं भी हुआ। एक जगह नहीं भी हुआ क्योंकि बहुत पहले से कुछ गड़बड़ लग रही थी। हर 6 महीने बाद एक विदेश के दौरे पे जाना, 6 महीने अगर इलेक्शन चल रहे हों, मजबूरी में रुक जाएं तो रुक जाएं, नहीं तो हर 6 महीने बाद किसी ना किसी देश के दौरे पे जाना। यानी कि एक छोटे से छोटे घना जैसे देश से लेके और अमेरिका जैसे बड़े देश तक का इन्होंने पूरी दुनिया का विश्व भ्रमण कर लिया एक तरीके से। विदेश मंत्री कहीं नहीं गए, विदेश नीति को उन्होंने पूरा अपने हाथ में ले रखा था। पहली बात तो उन्होंने विदेश मंत्री बना के गलती करी, अगर वो चाहते तो विदेश मंत्रालय भी अपने पास ही रखते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है ना, खुद भी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर भी बन जाते। दुनिया भर के देशों का दौरा किया। सुनते रहते थे सोशल मीडिया पे अपने विरोध, उनकी पार्टी के विरोधियों द्वारा, दूसरी पार्टियों द्वारा कि विदेश नीति बिल्कुल धराशायी हुई पड़ी है। लगता नहीं था कि यार जो प्राइम मिनिस्टर लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारे देशों में जा रहे हैं, सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे हैं, बड़े अच्छी बातें हो रही हैं, गले मिल रहे हैं, कई देशों के लिए गिफ्ट भी लेके जा रहे हैं, कई गाय दे के आए, कई भैंस दे के आए, कहीं गधा दे के आए, कहीं कुछ दे के आए, कहीं कुछ दे के आए। फिर तो यार हमारे देश की छवि दुनिया की निगाह में काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी और भारत काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन अभी पिछली बार जो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ जब किया इन्होंने, वहाँ बड़ा आश्चर्य हुआ। कैसे? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और 3 दिन चला, शायद 3 ही दिन चला था, तीसरे दिन तो शांति की घोषणा हो गई थी, सफ़ेद झंडे दिखा दिए गए थे। दुनिया भर के किसी भी देश से, छोटे से छोटे घना से लेके और बड़े से बड़े अमेरिका, रशिया, चाइना, इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बात तो छोड़ दो, वहाँ के एक चीफ सेक्रेटरी तक का ऑफिशियली बयान नहीं है कि हम भारत के साथ हैं इस ऑपरेशन सिंदूर में। इतने देशों की विदेश यात्रा करने के बाद में कोई भी साथ खड़ी नहीं हुए आपके हिसाब से? नहीं, इनडायरेक्ट आप अपने देश में अपनी मीडिया पे कुछ भी कहते रहो, मुझे कोई भी सरकार का नुमाइंदा अगर इस चीज को वो गलत बताता है तो कोई भी सरकार का नुमाइंदा इस चीज को मीडिया पे लाके प्रूफ एविडेंस के साथ दिखा दे कि फलां देश के चीफ सेक्रेटरी ने या वहां के रक्षा विशेषज्ञ ने या वहां के रक्षा किसी ने भी, एनीवे कोई भी हो, मैं राष्ट्राध्यक्ष की तो बात ही नहीं कर रहा उन देशों के, कि ये ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया कि हम भारत के साथ हैं, दिखा दे। तो इतने देशों का भ्रमण करने के बाद, इतने देशों का दौरा करने के बाद भी आपकी विदेश नीति कहां खड़ी है? आप कहां खड़े हो? आपका देश कहां खड़ा है? विश्व में डंका बज रहा है, मानता हूं मैं, और वो डंका भी भारत से जाता है जहां तक मुझे लगता है, बजने के लिए। ठीक है, बजने के लिए, ठीक है ना, वो डंका भी भारत से ही जाता है, बजाओ, वहां पे बज जाता है और वापस आ जाता है, ठीक है। बाकी मुझे इसमें कोई सच्चाई नहीं लगती। पहली बात, लगा नाम आना इसलिए ताज्जुब का विषय नहीं लग रहा क्योंकि लगातार पूरी दुनिया के देश के दौरे किए हैं और हर 6 महीने बाद दौरा करने की जो ललक है या जिसे कहना चाहिए कि चाहत है, उसका रीजन क्या है ये अभी तक समझ में नहीं आया, ठीक है। उनका कहना था कि 2 देशों के आपसी संबंध मजबूत करने के लिए। कहां हुए? मैं आपसे दोस्ती करूं और जब मेरे साथ कोई ऐसा मसला आए, जब आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, आप मेरे साथ खड़े ही नहीं हो, तो मैं आपको अपना अच्छा दोस्त कैसे कह सकता हूं? आपसे रिश्ते मजबूत मैं कैसे कह सकता हूं? कहां मजबूत हुए वो बताओ मुझे, ठीक है। और तीसरी बात, उनका नाम आ रहा है, ताज्जुब की बात तो नहीं है वैसे मेरे लिए,
लेकिन फिर भी यहाँ मैं अभी एक ही बात कहूँगा, क्योंकि अभी तक मैं F-16 फाइल के बहुत सारे मेल्स और बहुत सारे वीडियोस जो लीक हो रहे हैं या जो भी बातें कही जा रही हैं, मैं कह रहा हूँ मैं अभी उन्हें 100% रियलिटी सच्चाई नहीं मानता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ही बात कह के अपने इस बात को ख़त्म करूँगा कि कबीरदास जी का एक दोहा है, उनसे किसी ने पूछा था कि परमात्मा है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं, तो उन्होंने बोला था हाँ कहूँ तो है नहीं और ना कहा नहीं जाए। हाँ और ना के बीच में साहिब रहे समाये। तो मोदी जी के नाम को लेकर F-16 फाइल में ये जो 4 लाइन है ना, ये मेरा जवाब है। ओके, आपका जवाब ये है। और अभी एक जो अपने ध्रुव राठी जी को आप जानते हो, लेटेस्ट इंटरव्यू में उनका भी बयान आया कि मोदी जी को लेके डायरेक्ट कहीं F-16 फाइल में बात नहीं हो रखी। हाँ। वो थर्ड पार्टी जो मीटिंगें होती थी या मेल्स ट्रांसफर होती थी, उनमें कहीं कहीं जिक्र है कि उनका मिलन, आज इनसे मीटिंग है, उनसे मीटिंग है, उनसे मिलना है, उनसे मैंने तभी ये बात कही है कि हाँ मैं कह नहीं सकता, डायरेक्ट नाम है नहीं, ना कहा नहीं जाए, क्योंकि Indirect अभी बहुत कुछ बाकी है। हाँ। और हाँ और ना के बीच में साहिब रहे समाये, ठीक है ना, हमारे साहिब अभी उन दोनों के बीच में ही झूल रहे हैं, अभी रियलिटी नहीं है। अभी हाल फिलहाल में एक ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, थोड़ा बताइए डिटेल में। वो बड़ी अजीबोगरीब है, वो मेरे भी आज तक समझ में नहीं आया कि F-16 फाइल आने के बाद, मोदी जी का नाम आने के बाद एक ट्रेड डील हुई है अमेरिका से, और बड़ी जल्दबाजी में हुई है कि टैक्स को और टैरिफ को लेके, जो टैक्सेशन है अपना टैरिफ का, उसको लेके काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। अमेरिका लगातार टैरिफ बढ़ाई जा रहा था और वो हमारा भी बढ़ रहा था, तो दोनों देशों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो अभी एक डील हुई है जिसमें हमारा जो माल वहाँ जाएगा, पहले अमेरिका उस पर 25% टैक्स लगाता था, तो अभी उसने कह दिया कि हम उसको 18% कर देंगे, और पूरे देश में इसको मास्टर स्ट्रोक भी बताया गया है, काफ़ी तारीफें भी बटोरी हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं बताया गया कि जो अमेरिका का माल हमारे इंडिया में आएगा, उस पर अब भारत सरकार कोई टैक्स नहीं लगा सकती, वो 0% टैरिफ है। हमारा क्या फायदा है इसमें? बीजेपी सरकार की तो बात ही अलग है, ये तो कहीं भी फायदा दिखा सकते हैं। हमारा जो 18% टैक्स कर दिया हमारे लोगों का, हमारे व्यापारियों का, वो बहुत बड़ा फायदा है। वही तो सबसे बड़ा फायदा है, बाकी गवर्नमेंट को कोई फायदा हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि F-16 फाइल को लेके अभी आपको क्या लगता है, इंडिया में कुछ बदलाव होंगे, कोई दंगा फसाद हो सकता है, या किसी देश में कुछ चेंजेज हो सकते हैं, या जितने भी बड़े व्यापारियों के प्रेसिडेंट्स के नाम आ रहे हैं उनका कुछ कोई बिगाड़ पाएगा? मुझे नहीं लगता, कहीं भी नहीं लगता। फिर तो क्या ही मतलब है इस फालतू की हवा में उड़ने का? जिन लोगों ने ये एविडेंस कलेक्ट करवा के रखे हैं, और जो F-16 फाइल को, F-16 को मरे हुए कितने साल हो गए? अभी 2019 में, ठीक है, 19 में मरा था, 5-6 साल हो गए। हाँ, 5-6 साल बाद अचानक इस फाइल का नाम हाईलाइट, अचानक सुर्खियों में क्यों आया है? इतने समय से क्यों इसे रोक रखा था? तो जिन लोगों ने ये एविडेंस इकट्ठे करवा के, कलेक्ट करवा के रखे हैं, जो F-16 के पीछे थे ये सब करवाने के लिए, हो सकता है कि अब उनका कुछ बड़ा एजेंडा हो जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो इसको उतना ही सार्वजनिक करेंगे जितना कि उनका एजेंडा कंप्लीट हो जाए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, बस। ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, जो ये सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं जो वायरल हो रहे हैं, हर किसी के नाम आ रहे हैं, और आपकी नज़र में जो मानसिक रोगी है? तो कोई भी न्यूज़ जब आपके सामने आती है, सोशल मीडिया के द्वारा आती है या हमारी मीडिया के द्वारा आती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा, किसी के भी द्वारा आती है, कोई वीडियोस आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो एकदम से उन पे बिलीव मत करो। पहले उसकी सच्चाई को जांचो, परखो, चेक करो कि क्या ये फैक्ट है।
और सबसे बड़ी बात है, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, बुद्धि का नहीं, विवेक का। उस पर रिसर्च करो, तब उस पर किसी से बहस करो, तब उस पर किसी से बात करो, तब उसकी सच्चाई को देखो। आपका विवेक क्या कह रहा है? अगर आपका विवेक कह रहा है कि ये सच है तो उसे सच मानो, आपका विवेक कह रहा है सच नहीं है तो उसे सच मत मानो कभी भी। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी ठीक है, काफी लंबे समय से आप लोगों के दिमाग को काफी डाइवर्ट किया गया है, आप लोग खुद कंफ्यूज हो क्या सच है क्या झूठ है, ये किसी को पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। लेकिन उस कंफ्यूजन की जगह अपना भी एक विवेक होता है, उस विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आज के पॉडकास्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई आपसे नाराज है, मेरे से नाराज हो गया हो इस पॉडकास्ट में जो बातें हुई है उसको सुन के, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सच हमेशा बुरा लगता ही है, कड़वा होता ही है सच तो। और अगर किसी को ये बातें सुन के गुस्सा आती है, कोई मुझे ट्रोल करना चाहता है, कोई गाली देना चाहता है, तो सच बोलने वालों के साथ तो ये हमेशा होता रहता है, ठीक है। इसके लिए मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। सबकी अपनी अलग अलग सोच है, सबकी अपनी अलग अलग बुद्धि है, सबका अपना अलग अलग विवेक है। हम उसको इस चेंज पॉडकास्ट का नहीं कर मेन सकते। हमारा उद्देश्य यही था। तो जो सोशल मीडिया पे हम अफवाहें सुनते हैं उनमें कितनी रियल है, कितनी फेक है, लोगों के नाम आ रहे हैं, बेकाबू हो रहे हैं, दंगे, मतलब सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे हैं। तो नॉर्मल ये एक इंफॉर्मेशनल पॉडकास्ट बोल सकते हैं, और इसका कोई वैसे उद्देश्य नहीं है वे किसी की भावनाओं को हम ठेस पहुंचाएं। हमने किसी की भावनाओं को तो ठेस नहीं पहुंचाई है अभी तक, और फिर भी अगर कुछ शब्दों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उन शब्दों को वो गहराई से सुने, समझें, फिर देखें क्या मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, हम पर्टिकुलर किसी एक इंसान की भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हैं। अगर उनके जो आइडियल हैं, उनके जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं या जिनको उन्होंने भगवान मान रखा है, हमने ज़्यादातर उन्हीं लोगों के बारे में बात करी है। तो ये आइडियल, भगवान, हमारे महापुरुष, ये समय समय पे लोगों के बदलते रहते हैं। ये तो छोड़ो, लोगों के भगवान भी बदलते रहते हैं। तो जिसे आज आप अपना आइडियल मान रहे हो सकता है कल वो आपका आइडियल ना हो, कल कोई और हो जाए, हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भावनाएं आहत होने वाली कोई बात नहीं है। सच्चाई से सुनो, ईमानदारी से सुनो, उसमें और कोई बात नहीं है बस। एप्स्टीन फाइल को लेके अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ। और सर की वैसे सोशल मीडिया साइट्स अगर मुझे मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे यूज कम ही करते हैं सर, ये अपने में मस्त रहते हैं। तो कुछ भी सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आज की यूथ जनरेशन के लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, रिसर्च करना सीखो। रिसर्च किताबों से नहीं होती, रिसर्च मीडिया से नहीं होती, सुनी सुनाई बातों से नहीं होती। रिसर्च होती है हमेशा अपने विवेक से, और आपका विवेक डेवलप होगा आपके खुद को जानने से। मैं कौन हूं, उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को पहचानने का टाइम देना शुरू करो, बस। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए गेस्ट के साथ, नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।